बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यूनिट 4 लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें हम रिसर्च डिज़ाइन पे इन जनरल बात करेंगे और फिर स्पेसिफ़िकली क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को फोकस करते हुए अपने इस यूनिट को लेके चलेंगे। ये यूनिट जो है वो टोटली क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं आज के इस सेशन के। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेथोडोलॉजी को। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा बताया था कि बेसिकली ये एक सेट ऑफ थ्योरी होती है, एक मतलब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है जो हमें गाइड करता है कि किस तरह हमने अपने इंक्वायरी को प्रोसीड करना है। और इसमें हमने अपने अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेक श्योर करनी होती है कि एक पार्टिकुलर अप्रोच को यूज़ करते हुए हम इंक्वायरी करें। ये जो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम आपको स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं, उनके मुताबिक ये जो मेथोडोलॉजीज़ होती हैं ये एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन होती है, एक बहुत ओपन और क्लियर कट एक्सप्लेनेशन होती है जिसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स और उसकी इन्वेस्टिगेशन की क्या वैल्यू है वो, इसी तरीके से रिसर्चेबल प्रॉब्लम हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, किस तरीके से हमने एक प्रॉब्लम को फ्रेम करना है और किस तरीके से हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ये सारी चीज़ें हमें जो है ना वहाँ से शुरू हो के डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और फाइंडिंग की प्रेजेंटेशन तक ये हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी बताती है। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे रिसर्च डिज़ाइन आते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन स्पेसिफ़िकली क्या चीज़ है? रिसर्च डिज़ाइन का मतलब ये है कि एक ऐसा आउटलाइन या ऐसा प्लान या ऐसी स्ट्रेटजी जो हमें बताती है कि हमने एक रिसर्च क्वेश्चन का अगर आंसर देखना है या आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो हमने किस तरीके से चलना है और क्या स्टेप्स लेने हैं। तो वो सारे स्टेप्स हमें रिसर्च डिज़ाइन बताती है। हर रिसर्च डिज़ाइन दूसरे से मुख्तलिफ होती है, तो इसीलिए ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर अलग अलग एलिमेंट के तौर पे काउंट होते हैं। ये एक फॉर्मल प्लान ऑफ रिसर्च होता है और रिसर्चर को जब अपनी क्वेश्चन और प्रॉब्लम की समझ आ जाए, अपने ऑब्जेक्टिव को वो डिफ़ाइन कर ले, तो फिर वो डिज़ाइन चूज़ करता है और इसी डिज़ाइन को लेके वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैम्पल साइज़, इसी तरीके से डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस को भी प्लान करके चलता है। हमने थोड़ी सी इस पे बात भी की थी कि किस तरह हम एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन, सही रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हैं। तो हमने देखना होता है कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है। अगर तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन रिलेटेड है इस चीज़ के कि हम उसमें क्वांटिटीज़ देखें, हम कॉज एंड इफ़ेक्ट देखें, हम अमाउंट्स को देखें, या एक वेरिएबल का इफ़ेक्ट या रिलेशनशिप दूसरे वेरिएबल के साथ देखें, तो हम फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन हमें बताता है कि हमने लोगों की या डिफरेंट फिनोमिना की या कम्युनिटीज़ के अंदर जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं या इश्यूज़ होते हैं, इनको समझना है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को देखना है, किसी परसेप्शन को क्लियर करना है, तो फिर हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हैं। और जिस तरह आपको इस डायग्राम में नज़र आता है, तो एक रिसर्चर पहले ये देखता है कि मेरा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो पॉजिटिविज़म पे है या नेचुरलिज़म पे है। ये बेसिकली उसकी फ़िलासफ़ी बताती है। फिर रिसर्चर ने देखना है कि मैंने कौन सा अप्रोच यूज़ करना है, इंडक्टिव करना है या डिडक्टिव करना है। तो अगर इंडक्टिव अप्रोच यूज़ करना है तो वो क्वालिटेटिव यूज़ करेगा, अगर डिडक्टिव अप्रोच यूज़ करना है तो वो क्वांटिटेटिव डिज़ाइन यूज़ करेगा। फिर उसने देखना है कि उसने रिसर्च स्ट्रेटजी कौन सी चूज़ करनी है। ये रिसर्च स्ट्रेटजी बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है कि वो क्वालिटेटिव के अंदर या क्वांटिटेटिव के अंदर कौन सा डिज़ाइन चूज़ करते हैं। या सर्वे करना है, केस स्टडी करनी है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च करनी है, एथनोग्राफी करनी है या एक्शन रिसर्च करना है। फिर उसके साथ उसने ये भी देखना है कि उसकी जो स्टडी है, उसका जो रिसर्च है वो टाइम बाउंड है तो किस तरह है। क्या उसने एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है ना वो रिसर्च जो सिचुएशन की हालत होती है, जैसे डेंगू की प्रेवलेंस जुलाई में क्या है या फिर मलेरिया की प्रेवलेंस जुलाई के अंदर क्या है, तो फिर क्रॉस सेक्शनल चूज़ करना है। वो आपको एक फ़िक्स पॉइंट ऑफ टाइम की पिक्चर देता है। लेकिन अगर उसने लॉन्जिट्यूडनल स्टडी करनी है कि आज से शुरू हो के एक ख़ास टाइम पीरियड तक जब तक वो बीमारी आती रही है, जैसे कोविड में हम डेली सेंसस लेते थे और डेली हमारे पास अपडेट्स आती थी, और वो कलेक्टिवली जो जब इमरजेंसी ख़त्म हुई तो उसमें बताया कि दुनिया भर में या पाकिस्तान में इतने लोगों की अमवात हुई, इतने जो है ना वो डिसेबल हुए उस चीज़ से, और इतने जो है ना वो बाकी बीमारियों के साथ उसके मुब्तला हुए, इतने ट्रीट हुए, इतने आईसीयू में थे, इतने बड़े थे, इतने छोटे थे, इतने मेल थे, इतने फीमेल थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना विद टाइम इतने इतने अरसे के दरमियान, तो वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब होता है ना, तो
उसको हम लॉन्जिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। तो ये हम टाइम स्पेसिफिकेशन देखते हैं और फिर उसके अंदर डेटा कलेक्शन रिसर्चर देखता है कि किस तरीके से करना है, क्या मैंने सैम्पलिंग जो की है वो प्राइमरी डेटा उनसे लेना है, सेकेंडरी डेटा उनका देखना है, उनको ऑब्ज़र्व करना है या उनसे इंटरव्यूज़ करने, तो वो भी फिर रिसर्च डिज़ाइन के हिसाब से स्पेसिफिकेशन हो जाती है। यहाँ हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ अब आते हैं और अपने रिसर्च को कैटेगराइज करना सीख लेते हैं। हमारे पास जो रिसर्च है वो दो तरीक़ों से कैटेगराइज होती है। एक तो हमने देखना है कि वो नॉलेज हम किस लिए एक्सप्लोर करना चाहते हैं। रिसर्च का मेन पर्पस होता है नॉलेज गेन करना या वो नॉलेज वैलिडेट करना। अब उस नॉलेज को गेन करने या वैलिडेट करने के लिए हमारा मेन बुनियादी मकसद क्या है। तो अगर मकसद सिर्फ नॉलेज गेन करना है या नॉलेज को वैलिडेट करना है और उसका मकसद अपने प्रैक्टिस में उसको नहीं लेकर आना या वो कि वो हमारे प्रैक्टिस पे इफ़ेक्ट नहीं कर रहा हो, तो वो बेसिक रिसर्च कहलाता है। एक ये कैटेगरी हो गई रिसर्च की। दूसरी कैटेगरी जो है ना वो होती है अप्लाइड की, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे ये जो बेसिक रिसर्च होती है ये प्योरली थियोरेटिकली नेचर होती है। इससे हमारा सिर्फ नॉलेज बेस ब्रॉडन होता है और इससे हमें डिफरेंट फिनोमेना या बिहेवियर का पता चलता है और उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग या डिस्क्रिप्शन मिलती है। इसका मतलब हरगिज़ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता, ना प्रैक्टिस इस पे इफ़ेक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि मर्दों में या औरतों में से किस में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो है ना वो होता है या डिप्रेशन किसको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ये एक बेसिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में है जिसमें हम देखना चाहते हैं कि दो जेंडर है हमारे पास, मेल या फीमेल। तो मेल को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है डिप्रेशन या फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो थ्योरी आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, ये हमारी नॉलेज के लिए होती है, ये हमारे प्रैक्टिस को इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। तो ये बेसिक रिसर्च कहलाती है। दूसरा जो हमारे पास टाइप ऑफ रिसर्च है वो है अप्लाइड रिसर्च, ये इसको हम प्रैक्टिकल रिसर्च भी कहते हैं। ये प्रैक्टिकल रिसर्च जो है बुनियादी तौर पे इसका मकसद होता है कि जो नॉलेज हमारे पास न्यू आती है या जो नॉलेज हम टेस्ट करते हैं तो वो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस को या एजुकेशन प्रैक्टिस को या रिसर्च को या मैनेजमेंट प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। इसका मकसद होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इसका मकसद होता है कि हम जब फाइंडिंग आती है तो कोई डिसीजन कर सकें या हम जो है ना कंट्रोल को डिटेक्ट कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें। जैसे कोविड में हमने देखा कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की वजह से कोविड का जो फैलाव है, जो कंटामिनेशन है, वो स्लो हो गया, वो रुक गया या कंट्रोल हो गया। तो यही एक ऐसी रिसर्चेज होती है कि जिसमें हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं या इसमें हम डिफरेंट इंटरवेंशन टेस्ट करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सी ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो आपको मैंने प्रीवियस एग्जांपल भी दी थी। दूसरी तरीके से एक एग्जांपल इधर भी है कि हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज चेक करें कि वर्कर को कौन सी चीज़ है जो मोटिवेट कर रही है। हम डिफरेंट 2-3 स्ट्रेटजीज चेक करते हैं और उससे हमें रिज़ल्ट आते हैं और हमें पता चलता है कि सैलरी बढ़ाना या वर्क आवर कम करना या दरमियान में आराम के लिए थोड़ा सा टाइम देना या फिर कोई रिक्रिएशनल इवेंट्स अरेंज करना, ये वर्कर को मोटिवेट करता है, उनकी वर्क हैबिट्स को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हमारे प्रैक्टिस को इम्प्रूव करती है और ये अप्लाइड रिसर्च में आती है। तो एक तो ये दो कैटेगरीज हो गई बेस्ड ऑन द पर्पस कि हम जो नॉलेज ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास आता है रिसर्च स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव पे हम फोकस करेंगे। तो क्वांटिटेटिव में हमने एक बार रिपीट कर लेते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या चीज़ होती है। वही बात, ये एक आउटलाइन होता है जो हमें बताता है कि हमने किस तरह अपनी रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करना है और किस तरीके से अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। एक फॉर्मल प्लान होता है और रिसर्चर को चूज़ करना होता है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन जब हम चूज़ कर रहे होते हैं तो उसके क्या ऐसे चीज़ें हैं जो हमने जहन में रखनी है, वो क्या ऐसे डिफरेंट साइड्स होती हैं, एस्पेक्ट्स होती हैं एक रिसर्च डिज़ाइन की जो हमने देखनी है जब हम उसको चूज़ कर रहे होते हैं। पहले तो रिसर्चर को देखना है कि क्या वो एक इंटरवेंशन कर रहा है या नहीं। इंटरवेंशन का मतलब ये है कि क्या रिसर्चर जो है वो किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहा है या कोई ट्रीटमेंट देख रहा है। मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि एक रिसर्च आर्टिकल में पढ़ रहा था कि जिसमें 4 ग्रुप्स बनाए गए और देखा गया कि फ़ीमेल के अंदर जो इनफर्टिलिटी है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी थेरेपी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो उन्होंने 4 थेरेपीज़ जो है ना वो टेस्ट की थी और उसमें से उनको पता चला कि एक थेरेपी जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव आई।
तो ये इस तरह की जो स्टडी होती है उसको इंटरवेंशन स्टडी कहते हैं, कि जब हम कोई एक थेरेपी या कोई एक ट्रीटमेंट या कोई एक इंटरवेंशन जो है वो टेस्ट करते हैं। अगर तो रिसर्चर जो है ना वो इस तरह की स्टडी कर रहा है तो फिर उसको इंटरवेंशनल रिसर्च डिज़ाइंस में से चूज़ करना पड़ेगा। इसकी कैटेगरीज हैं। फिर अगर वो ये नहीं करा तो उसने ये देखना है कि क्या वो कंपैरिजन स्टडी कर रहा है। अब कंपैरिजन स्टडी को समझें, ये इसकी डेफिनेशन है कि बेसिकली इंटरवेंशन स्टडी कौन सी होती है, कंपैरिजन कौन सी होती है, एक्सप्लोरेटरी कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव कौन सी होती है। तो ये आपको पहले समझाने की ज़रूरत है, ताकि फिर आप जो है ना जब बाद में रिसर्च डिज़ाइंस को स्पेसिफिकली पढ़ें तो आपको आइडिया हो कि ये कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है, कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सो कंपैरिजन का मतलब ये है कि एक रिसर्चर ये चाहता है कि वो एक सर्टेन फिनोमेना को कंपेयर करें। मिसाल के तौर पे दो ग्रुप्स हैं, मेल और फीमेल। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने कहा कि डिप्रेशन मेल में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है या फीमेल ज़्यादा सफ़र करती है डिप्रेशन से। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना हुआ, दो ग्रुप्स को। या फिर कोई एक है अमॉन्ग द ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं और डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे, कि अभी कितने लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, 3 महीने बाद कितने को करेगा और 6 महीनों बाद कितनों को, ये क्या स्टेटस है। मिसाल के तौर पे डेंगू जो है वो अगर हम ये इंटरवेंशन लें या अगर हम ये करें कि अभी देखें कि डेंगू के लिए लोग जो है ना वो डिफरेंट प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस तो यूज़ कर रहे हैं। तो अभी क्या स्टेटस है, 3 महीने बाद इसी प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस के साथ क्या सिचुएशन है और 6 महीने बाद क्या सिचुएशन है। तो ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम जो है हमने सिचुएशन देखी। या ऐसी कंपैरिजन कि हम सेम ग्रुप के अंदर डिफरेंट सिचुएशन को देखें। मिसाल के तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो है ना वो 2 डिफरेंट मेडिकेशन के हमने पहले एक तरह की मेडिकेशन उन पर अप्लाई की और फिर जो है 6 महीने बाद जो है उसका इफ़ेक्ट देखा कि किस तरह ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है, और फिर जो है वो दूसरी मेडिकेशन अप्लाई की और वो देखा। इस तरह की डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकता है। इससे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल ये है कि मैं आपको अभी आपका नॉलेज बेस टेस्ट करूं कि रिसर्च को समझने के लिए आप अभी कितनी स्कोर लेती हैं। अगर आपसे मैं एक टेस्ट लूं और जब ये कोर्स ख़त्म हो जाए और वही टेस्ट में रिपीट करूं कोर्स ख़त्म होने के बाद और उसमें आपके मार्क्स देखूं, तो जो पहला टेस्ट लिया था उसके साथ जो कोर्स ख़त्म होने के बाद जो टेस्ट है, हालांकि दोनों टेस्ट सेम है लेकिन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे डिफरेंट सिचुएशन के साथ ली गई, क्योंकि एक में आपने रिसर्च का कोर्स पूरा नहीं पढ़ा था और दूसरी सिचुएशन में आपने कोर्स पूरा किया था। तो मैं दोनों मार्क्स को कंपेयर करूं कि कोर्स अटेंड करने से पहले क्या सिचुएशन थी और कोर्स अटेंड करने के बाद उनकी नॉलेज की क्या सिचुएशन है। तो ये भी कंपैरिजन स्टडी कहलाई जाती है। या फिर रिलेटिव रैंकिंग की, ठीक है, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट या सैलरीज़ उसको हम कंपेयर करें कि मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट की कितनी सैलरी है तो फील्ड पे लोगों की कितनी सैलरी है। तो ये जब हम इसको कंपेयर कर रहे होते हैं और उसमें परसेंटेजेस और ये सारी चीज़ें निकालते हैं तो वो भी कंपैरेटिव स्टडीज़ होती है, अगर तो वो रिसर्च के पर्पज़ के लिए टेस्ट की जाती है। अब रिसर्च स्पेसिफिकली मेडिसिन में, नर्सिंग में या इंजीनियरिंग में नहीं होती, सोशल साइंसेज में भी होती है, मैनेजमेंट में भी होती है, एजुकेशन में भी होती है, दुनिया के हर फील्ड में रिसर्च होती है। इसीलिए हमारे पास ये डेवलपमेंट और इतनी तरक्की हो रही है दुनिया भर में, क्योंकि ये सारा कुछ जो है आज जब हम जिस स्टेज पे खड़े हैं ये रिसर्च की वजह से, और आने वाले दिनों में भी जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो है ना इतना हम आगे जा सकते हैं। सो या तो हम ऐसी कंपैरिजन स्टडी करें कि अपनी एक स्टडी कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट्स को सेम स्टडी 2-3 साल पहले हुई है उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये फिर अगर इनमें से किसी भी एक कंडीशन को लेके हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो फिर हमने कंपैरिजन वाले डिज़ाइन को चूज़ करना है क्वांटिटेटिव के अंदर। वो हम डिज़ाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले कंपैरिजन के कंसेप्ट को आपको समझना है। नेक्स्ट इज़ कि हमने देखना है कि हम क्या अपनी रिसर्च में एक्सट्रेनस या कंफाउंडिंग वेरिएबल कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल फॉर एक्सट्रेनस वेरिएबल। अब एक्सट्रेनस वेरिएबल का मैं बता देता हूँ कि लेकिन इससे पहले इस सेंटेंस को पूरा कर लें कि रिसर्चर हैज़ टू नो अहेड ऑफ टाइम व्हाट फैक्टर ही नीड टू कंट्रोल। मतलब वो वाले ऐसे फैक्टर्स जो कि हम अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसका असर होगा। अब मिसाल के तौर पे आपकी इस क्लास में
कुछ लोग ऐसे हैं कि आप सब जो है ना एक ही डिग्री के स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल का होगा और कुछ का एक्सपीरियंस 2 साल का होगा। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपकी अंडरस्टैंडिंग फॉर द रिसर्च कोर्स जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रही है। जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा शायद वो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करें उन लोगों से जिनका एक्सपीरियंस कम है। तो ये नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये एक कंफाउंडिंग वेरिएबल है, एक्सट्रेनस वेरिएबल है, ठीक है। ये अब हमारा बुनियादी तौर पे रिसर्च का मेन मकसद नहीं है, लेकिन ये हमारे रिसर्च के रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट कर रहा होगा। सो इसीलिए हम अगर हमें ये देखना है कि क्या हमने अपने रिसर्च के अंदर इस तरह के किसी वेरिएबल को कंट्रोल करना है या नहीं। इसको हम एक्सट्रेनस वेरिएबल का कंट्रोल कहते हैं। दूसरा हमने ये देखना है कि टाइम ऑफ डेटा क्या है। हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे हों तो उसके हिसाब से भी हमारा डिज़ाइन चेंज होता है। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि अगर हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो फिर लॉन्जिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन में चूज़ करना होगा, और अगर हमने एक फ़िक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डेटा कलेक्ट करना है तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन हम चूज़ करेंगे। सिमिलरली रिसर्चर ने ये भी देखना होता है कि साइट और सेटिंग क्या है मेरी रिसर्च की, मेरे अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट कहाँ मिलेंगे। अब अगर आपने किसी क्लिनिकल प्रॉब्लम पे रिसर्च करना है और वो क्लिनिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड पेशेंट्स आपको हॉस्पिटल के अंदर ही मिलेंगे तो आपने अपना रिसर्च हॉस्पिटल के अंदर करना है, तो उसके हिसाब से आपका प्रोटोकॉल या आपकी सिलेक्शन रिसर्च डिज़ाइन की अलग होगी। लेकिन अगर आप उसी प्रॉब्लम को लेके ये समझते हैं कि आपको कम्युनिटी में भी इसके पेशेंट मिलेंगे तो फिर जो है ना आपको रिसर्च डिज़ाइन उसी अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं टीबी के इन्फेक्शन पे रिसर्च करना चाहता हूँ, तो अगर तो मैं प्रिवेलेंस पे करना चाहता हूँ कि कितनी प्रिवेलेंस है, तो मैंने हॉस्पिटल के अंदर जो टीबी क्लिनिक का ओपीडी है वहाँ पे अपना डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं, न्यू भी डायग्नोज होते हैं, पुराने भी आते हैं, तो उससे रिलेटेड मुझे डेटा मिलेगा। लेकिन अगर तो मैं ये देखूँ कि टीबी जो है एक कम्युनिटी में कितना फैला हुआ है, तो मैंने फील्ड पे जाके उस कम्युनिटी में सर्वे करना है और उनके टेस्ट लेने हैं, और वहाँ से मुझे कम्युनिटी के अंदर से लोगों का पता चलेगा कि इस कम्युनिटी में कितने लोग टीबी की वजह से अफेक्ट हुए हुए हैं और क्या क्या ऐसी वजूहत है कि जिसकी वजह से टीबी हो रहा है। तो ये साइट एंड सेटिंग की इम्पोर्टेंस इस वजह से है। सिमिलरली रिसर्चर ने ये भी देखना होता है कि पार्टिसिपेंट के साथ वो कम्युनिकेशन किस तरह कर रहा है, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो रिसर्चर चाहता है कि उसके पार्टिसिपेंट उसको शेयर करें, ठीक है। सो द पॉइंट इज़, एक तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द रिसर्चर वांट। अब अगर एक रिसर्चर चाहता है कि मुझे सिर्फ टीबी से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिले और वो मुझे एक चेकलिस्ट के ज़रिए मिले, तो वो जो है टीबी क्लिनिक में बैठ के वहाँ फिल करेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन करेगा क्लोज एंडेड, और वो आंसर उसको वहाँ से मिलेंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलें लेकिन डिटेल में मिलें कि लोगों की क्या ऐसी क्या समझते हैं लोग कि एक कम्युनिटी में टीबी क्यों हो रहा है, तो वो फिर इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेगा, वो लंबी डिस्कशंस करेगा और उनके ख्यालात और उनकी परसेप्शन लेगा। सो वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द रिसर्चर वांट, उसके हिसाब से रिसर्च डिज़ाइन पे फिर अपनी स्पेसिफिकेशन अप्लाई होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम फिर रिसर्च डिज़ाइन अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हैं। अब सवाल यहाँ ये आता है कि एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन क्या है, कौन सा है। तो सिंपल जवाब है, एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन वो होता है जो आपके रिसर्च क्वेश्चन के आंसर के लिए अप्रोप्रिएट हो, और दूसरा ये है कि एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन वो होता है कि जिसमें बायसनेस ना हो। अब व्हाट इज़ बायसनेस? बायसनेस का मतलब कि हम जब एक्सट्रेनस वेरिएबल को कंट्रोल करें, मतलब हम जो है ऐसे वेरिएबल को कंट्रोल करें कि जो हमारे रिसर्च के रिज़ल्ट्स पे इफ़ेक्ट करें। एक ये मैंने आपको नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बता दिया, दूसरा एजुकेशन आप ले लें, या फिर पेशेंट के साथ या पार्टिसिपेंट के साथ आपकी जान पहचान हो गई, या फिर कोई भी ऐसी इन्फ्लुएंस कि जिसकी वजह से हम जो है अपनी रिसर्च के रिज़ल्ट्स को देखें कि भाई इस पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो बायसनेस कहलाएगा, ठीक है।
सो एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन वो होता है कि जिसमें बायसनेस ना हो। अब बायस बहुत सारे होते हैं, फिर ये जब हम बायस के टाइप्स को पढ़ेंगे कि सैम्पल बायस क्या होता है, रिसर्चर बायस क्या होता है, पार्टिसिपेंट बायस क्या होता है, ठीक है। सो इस तरीके से बायस के बहुत अपने टाइप्स हैं, लेकिन सिर्फ बायस को समझे कि मतलब ये कंटामिनेशन है कि जिसको हमने कंट्रोल करना है। तो एक अच्छा डिज़ाइन वो होता है कि उसमें अगर कंटामिनेशन किसी की सूरत ना हो जब हम उसमें उसको यूज़ कर रहे होते हैं अपने रिसर्च के लिए। दूसरा, अच्छा रिसर्च डिज़ाइन वो है कि जो प्रिसाइज हो, मतलब ये है कि उसमें हम वो टूल यूज़ करें या वो मैकेनिज़्म अप्लाई करें कि वो एग्जैक्ट डेटा हमारे पास आए। तो एक तो यह है कि अच्छा रिसर्च डिज़ाइन इज़ अटैच्ड विद अ गुड रिसर्च टूल, एंड सिमिलरली जो है वो उसमें एक्सटर्नस वेरिएबल कंट्रोल हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पावर। एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन वो होता है कि जिसके अंदर एबिलिटी होती है फॉर द रिसर्च क्वेश्चन टू डिटेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरिएबल। उसमें इतनी पावर हो कि जो हम रिसर्च क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल एक्यूरेटली, करेक्टली, प्रिसाइजली वो उस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करें, और उस रिसर्च क्वेश्चन के जितने भी वेरिएबल हैं तो उनके दरमियान अगर कोई रिलेशनशिप या एसोसिएशन है तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करने के लिए। सो अब कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिससे हम स्टडी डिज़ाइन एक हमारा चॉइस बन जाती है कि कौन सा रिसर्च डिज़ाइन हमने चूज़ करना है। तो रिसर्चर ने देखना है कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं एक रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। मेजर बात, मैं एज अ रिसर्चर क्या कोविड की वैक्सीन बना सकता हूँ? तो सवाल ये है कि क्या मेरे पास लेबॉर्ट्री है, क्या मेरे पास टीम है, क्या मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं, क्या मेरे पास फंड्स हैं। तो ये रिसोर्सेज में सारा कुछ आ जाता है, और टाइम है या नहीं है। सो एक तो ये है कि रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च होने चाहिए। आपके पास अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आप रिसर्च बहुत बड़े लेवल की कर रहे हैं तो यू कैन नॉट डू इट। दूसरी बात यह है रिसोर्सेज में ये भी है कि आप फ़िलहाल एक हॉस्पिटल से डेटा ले सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं, टीबी के जितने भी पेशेंट पाकिस्तान में मैं उनका डेटा मुझे चाहिए। तो यू कैन नॉट कवर द होल कंट्री फॉर योर डेटा कलेक्शन एज अ सिंगल रिसर्चर, जब आपके पास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट ना हो, बहुत बड़ी फंडिंग ना हो। तो एक तो रिसोर्सेज देखनी होती है। दूसरा, द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमारे पास जो रिसर्च क्वेश्चन है वो हमें गाइड करता है कि हमने कौन सा स्टडी डिज़ाइन या रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल अबाउट द प्रॉब्लम, कि हमारे पास पहले ही एक प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रीवियसली दुनिया भर में कहीं पे कोई रिसर्चेज हुई हैं, तो वो हमें नॉलेज देती है, वो हमें गाइड करती है और एक अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करने के लिए। अगर उस पर हुई ही नहीं होती तो फिर हम जो है वो उसमें देखते हैं कि क्वालिटेटिव पे जाएँ, क्योंकि जब हमारे पास पहले रिसर्च स्टडी नहीं होती तो उस इशू या टॉपिक पे हमारे पास नॉलेज भी नहीं होती, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास लिमिटेड होती है, तो फिर हम उसको सेलेक्ट ही नहीं करते, चूज़ ही नहीं करते। तो फिर हम क्या करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग तो लें पहले इस टॉपिक और प्रॉब्लम के हवाले से, तो अंडरस्टैंडिंग हमें फिर क्वालिटेटिव रिसर्च से मिलती है। लेकिन अगर पहले बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टडीज़ हुई हैं, क्वालिटेटिव स्टडीज़ हुई हैं, फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी हुई हैं, हम ये देखें कि अब हमें एक्सपेरिमेंटल की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो एक इशू के बारे में मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करने के लिए नॉलेज नहीं है हमारे पास, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फिर हम जो है उसी अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन चूज़ करेंगे। सो ये तीन चीज़ें हमने देखनी है इन सारे पिछले जितनी भी हमने स्लाइड में चीज़ें पढ़ी उनको जहन में रखते हुए। हमने प्रीवियस लेक्चर में इस पर थोड़ी सी बात की थी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च एक फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव इन सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा आता है, डेटा बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप या एसोसिएशन डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या टेस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इसमें हम कॉज एंड इफ़ेक्ट भी देख रहे होते हैं, और इसी तरीके से हम सम टाइम मेडिकल इंटरवेंशन या नर्सिंग इंटरवेंशन की इफिकेसी को भी टेस्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें मैंने कहा था आपको कि इसकी जो है ना वो डिज़ाइंस जो है वो क्वांटिटेटिव के अंदर लेवल्स पे होती है, कि सबसे बेसिक जो है लेवल 1 डिज़ाइन कहलाती है।
जो डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। फिर उसके बाद लेवल 2 आता है जिसमें कंपैरेटिव और कोरिलेशनल डिज़ाइन आते हैं। फिर लेवल 3 आता है जिसमें एक्सपेरिमेंटल, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल आता है। लेकिन अगर हम इस चार्ट को देखें तो इसमें 3 है, ठीक है। सो ये 2 जो है डिस्क्रिप्टिव और इवेल्युएटिव, ये जो है बुनियादी तौर पे क्वांटिटेटिव है, और क्वालिटेटिव थर्ड है जो हमारे अभी इस लेक्चर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हम लेक्चर में इसको कवर करेंगे, इसलिए ये चार्ट इधर ही ख़त्म है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव के अंदर फिर हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन के ये नाम है: केस रिपोर्ट, केस सीरीज़, टाइम सीरीज़, इकोलॉजिकल, क्रॉस सेक्शनल और सर्विलेंस स्टडीज़। जबकि इवेल्युएटिव में हमारे पास 2 तरह की होती है, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल वो होती है जब हम नेचुरल सेटिंग में जब एक इवेंट हो रहा होता है और हम उसको सिर्फ एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे बैठ के नोट कर रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। उसमें हम कुछ इंटरवेंशन नहीं करते हैं, उसमें हम कुछ खुद चेंज नहीं लेकर आते, मैनिपुलेशन नहीं करते, तो वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च स्टडीज़ होती हैं। उसमें हमारे पास कोहर्ट और केस कंट्रोल आता है। जबकि एक्सपेरिमेंटल में हम एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं या वेरिएबल को चेंज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे लेबॉर्ट्री के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल रखना, लाइट कंट्रोल रखना, नॉइज़ कंट्रोल रखना, या ह्यूमिडिटी को कंट्रोल रखना, या बहुत सारे और इस तरह के जो स्टेप्स हैं, जब हम लें और वेरिएबल्स को कंट्रोल करें और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके जब हम कॉज एंड इफेक्ट देखें, तो ये फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में आता है। और उसमें हमारे पास रेंडमाइज और नॉन रेंडमाइज ट्रायल्स आते हैं, और इसमें क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल आते हैं, जो हम आगे की स्लाइड्स में नेक्स्ट लेक्चर्स में भी इसको कवर करते रहेंगे। सो अब ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जितनी भी बातें कर ली, एक तो हमने बेसिक अप्लाइड रिसर्च को बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ गेटिंग नॉलेज, हमने एक कैटेगरी रिसर्च की वहाँ पे देखी। अब रिसर्च की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिज़ाइन, कि हमने डेटा किस किस्म का कलेक्ट करना है, हमारा सैम्पल साइज़ क्या होगा, ये जब हम इन चीज़ों को लेके रिसर्च की कैटेगरी देखें तो रिसर्च 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक को क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं और एक को क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्वालिटेटिव में फिनोमेनोलॉजिकल, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी ये आती हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं, हमारे इस लेक्चर का पार्ट है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव के अंदर 2 मेन है, एक नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल में मैंने जैसे आपको बताया कि ऑब्जर्वेशनल आती है या फिर डिस्क्रिप्टिव आती है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास ऑब्जर्वेशनल इवेल्युएटिव आती है, एक्सपेरिमेंटल आती है। सो नॉन एक्सपेरिमेंटल में जो डिस्क्रिप्टिव होती है उसमें हमारे पास आता है सर्वे, कोरिलेशनल, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज़, कंपैरेटिव, इवेल्युएटिव या मेथोडोलॉजिकल स्टडीज़ आती है। जबकि एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास फिर 3 तरह की एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है: ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो हम जब आगे के लेक्चर आएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इसके नाम देखें और इस चार्ट को आपकी क्लासिफिकेशन मालूम होगी कि किस तरीके से रिसर्च के मेथड के बेस पे हम जो है ना वो उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं।